Hello students, so today we are starting chapter number 14 some natural phenomena part 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि लाइटनिंग क्या होती है, कौन कौन से चार्जेस होते हैं, चार्ज को मेज़र और डिटेक्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, अर्थिंग क्या होती है, हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था। अब हम लोगों को स्टार्ट करना था पेज नंबर 188 पे इलेक्ट्रिक करंट से। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं, हम लोगों ने पहले की क्लासेस में देखा है कि एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को हम लोग एक कॉपर वायर से अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप में कनेक्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप से उस कॉपर वायर से अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप में वो चार्ज चला जाता है। उसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं और यही इलेक्ट्रिक करंट हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और हम लोगों ने पहले की क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा है। जब एक चार्ज बॉडी से हम लोग एक अनचार्ज बॉडी को कनेक्ट करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है वो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। इट फ्लोस अंटिल द बॉडीज़ आर सिमिलरली चार्ज। ये तब तक फ्लो होता है जब तक दो बॉडीज़ एक जैसी चार्ज नहीं हो जाती, लेकिन इससे हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि उन दो बॉडीज़ के पास सेम ही चार्ज हो। और ये जो आपका पॉइंट है ये आपकी हायर क्लासेस में क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। ये दो वाटर टैंक्स की तरह है, जैसे कि एक वाटर टैंक के पास पानी हो और एक वाटर टैंक के पास पानी नहीं हो और दोनों को हम लोगों ने कनेक्ट किया है और जो वाटर है वो अदर टैंक में फ़्लो हो रहा है और जो वाटर लेवल है वो भी सेम है और उसमें जो अदर वाटर टैंक से अदर वाटर टैंक को जोड़ने के लिए जो वाटर पंप रखा है, वैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक सेल यानी कि जैसे हम लोगों ने कॉपर वायर हम लोगों ने यूज़ किया था तो वैसे ही इसमें पंप यूज़ किया गया है, वाटर पंप। अब पढ़ेंगे हम लोग एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी। एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था कि लाइटनिंग कैसे प्रोड्यूस होती है और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये टेस्ट किया था कि स्टॉर्म के टाइम क्लाउड में कैसे चार्ज डेवलप हो जाते हैं। तो उन्होंने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि उन्होंने एक सिल्क काइट ली और उसे बादलों में उड़ाया और उसके बाद उसमें एक मेटल का की लगा दिया और उसके बाद उन्होंने उसे टच किया तो उन्हें बहुत ही ज़ोर का इलेक्ट्रिक शॉक लगा। और ये इसीलिए लगा क्योंकि जो चार्ज था क्लाउड्स में वो काइट के थ्रू थ्रेड में आया और थ्रेड के थ्रू उस मेटल की में आया और उसके बाद उन्होंने टच किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, तो उन्हें इसीलिए इतनी ज़्यादा शॉक लगी थी। और उन्होंने जब टच किया उन्हें हैवी चार्ज इसलिए लगा क्योंकि जो फ्लो था करंट का वो क्लाउड से होकर के थ्रेड में और थ्रेड से होकर के मेटल की में और फिर उन्होंने टच किया तो उनकी बॉडी में वो करंट आ गया और करंट आने के बाद वो अर्थ में चला गया। ऑरिजिन ऑफ एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी, जो जब थंडरस्टॉर्म चलता है तो क्लाउड्स के अंदर चार्ज आ जाता है, लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये क्यों होता है। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं ये जो हमें सजेस्ट करते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर चार्ज होता है। जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो क्लाउड के अंदर होती हैं और ये देखा गया है कि जो लाइटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके पास पॉजिटिव चार्जेस होती हैं और जैसा कि वो हल्की होती हैं इसीलिए वो क्लाउड्स के अपर पार्ट में होती हैं और जो बड़ी वाली ड्रॉपलेट्स होती हैं उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है और वे बहुत ही ज़्यादा हैवी होती हैं, इसीलिए वो लोअर पार्ट में होती हैं क्लाउड के। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एंड लाइटनिंग, जैसा कि हम जानते हैं कि एयर एक इंसुलेटर है, लेकिन ये तब भी करंट को अपने में फ़्लो होने देती है, लेकिन जो क्वांटिटी होती है वो लार्ज होती है और जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल होता है। ऐसे सिचुएशन में जो बहुत ही ज़्यादा हैवी चार्ज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में एयर में पास हो जाते हैं और ये इस वजह से भी होता है कि हीट एंड लाइट होती है वहाँ पे और इसी फेनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी कहते हैं। हम लोग ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक गैस लाइटर को हम लोग जलाते हैं और जो इलेक्ट्रिक प्लग है अगर वो ढीला है, उसे हम लोग ने ऐसे ही छोड़ दिया है तो उसमें स्पार्क्स आ जाते हैं। जब दो क्लाउड्स में अनलाइक चार्जेस होते हैं तो जब वो नियर आते हैं तो उसमें एक लाइटनिंग कॉज होती है और ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करती है बिजली के साथ
और हम लोग लाइटनिंग को देखते हैं और थंडर को सुनते हैं। क्लाउड्स टॉल बिल्डिंग्स को भी चार्ज कर सकते हैं और ट्रीज को भी चार्ज कर सकते हैं। जो बिल्डिंग और ट्रीज़ होती हैं उनके पास हमेशा अपोजिट चार्ज रहता है। अगर जो बिल्ट हुआ चार्ज बहुत ही ज़्यादा हैवी है तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो भी बहुत ज़्यादा हैवी होगा, जो कि क्लाउड्स के बिटवीन में हो सकता है और ट्रीज़ के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर हो सकता है। अगर ये ट्रीज़ और बिल्डिंग्स के ऊपर गिरता है तो इसका रिज़ल्ट ये होगा कि ये लोग इसमें ज़्यादातर फायर कैच कर लेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज़ करेगा। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि हिली एरियाज़ में क्लाउड ज़्यादा पास होते हैं और जो प्लेन एरियाज़ होते हैं उनमें दूर होते हैं। लाइटनिंग एक बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लो ऑफ चार्ज है, जो कि क्लाउड के बिटवीन भी हो सकता है और अर्थ के बिटवीन में भी हो सकता है। लाइटनिंग बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन ये हमारे लिए यूज़फुल भी है बहुत ही ज़्यादा वेज में। अगर जो लाइटनिंग रिलीज़ हो रही है वो हीट एंड लाइट के साथ ही रिलीज़ होगी और ये एनेबल करेगा जो एयर में नाइट्रोजन है और जो ऑक्सीजन है उसको कंबाइन कराने में हेल्प करेगा, और जो नाइट्रोजन में ऑक्साइड है उनको भी। और ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हैं और नाइट्रोजन इन एयर हैं और ऑक्सीजन है, ये सब बहुत ही ज़्यादा वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे। ये इस फॉर्म में डिज़ोल्व होंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डिज़ोल्व होंगे, जो कि जब बारिश होगी तो तब वो वापस से आ जाएंगे। और जो एसिड बारिश के साथ गिरेगा तो वो जो सॉइल में सॉल्ट प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करेगा ताकि वो नाइट्रोजस कंपाउंड बन पाए, और जो कि एसेंशियल है हमारे जब प्लांट ग्रो होते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। लाइटनिंग ऑल्सो एनेबल्स ओजोन टू फॉर्म। नहीं, जैसे कि हम लोगों ने पहले क्लासेस में पढ़ा है कि जो ओजोन लेयर होती है वो हमेशा हेल्प करती है ताकि जो सन की अल्ट्रा वायलेंट रेज हो हमारे ऊपर सीधा ना पड़ पाए। द लाइटनिंग कंडक्टर। अब हम लोग देखेंगे लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है। टॉल बिल्डिंग्स को लाइटनिंग कंडक्टर, टॉल बिल्डिंग्स को लाइटनिंग के डैमेज से बचाने के लिए हम लोग लाइटनिंग कंडक्टर का यूज़ करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक आइडिया डेवलप किया था कि लाइटनिंग कंडक्टर से हम लोग टॉल बिल्डिंग्स के डैमेज से बचा सकते हैं। एक लाइटनिंग कंडक्टर के पास एक मेटल रॉड होती है, उसके ऊपर स्पाइक्स होते हैं और उसके नीचे एक कॉपर प्लेट लगी होती है जो कि मिट्टी के अंदर रहती है। ये मेटल रॉड जब बिजली आती है तो जो उसके स्पाइक्स होते हैं वो ग्राउंड की तरफ ले चली जाती है और इसकी वजह से हमारी बिल्डिंग्स को कोई डैमेज भी नहीं पहुंचता है। सेफ्टी ड्यूरिंग लाइटनिंग। एक लाइटनिंग स्ट्राइक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, ये पूरी एक एंटायर बिल्डिंग को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और एक ट्री को भी। ये एडवाइस दी जाती है कि आप लोग अपने घर ही में रहें, जब थंडर की आवाज़ सुने तो आप लोग अपने घर ही में रहें, आप लोग ओपन प्लेस में ना जाएं। एक बिल्डिंग बहुत ही सेफ जगह है क्योंकि उसके बगल में लाइटनिंग कंडक्टर लगा होता है। एक कार और बस भी सेफ है, लेकिन बस हमें उसकी विंडोज़ को शट डाउन करना पड़ता है। अगर हम लोग ट्री के नीचे शेल्टर ले रहे हैं तो ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है क्योंकि जो लाइटनिंग है वो ट्री की तरफ ज़्यादा आती है। अगर आप मजबूर हैं कि आप ट्री के नीचे ही हैं, जैसे कि आप लोग फॉरेस्ट में हैं, तो आप लोग एक छोटे से ट्री के नीचे खड़े हों। अगर एक ओपन प्लेस एलिवेटेड है तो ये सेफ़ नहीं है। अगर आप ओपन प्लेस में हैं तो आप लोग ट्रीज़ और पोल्स से दूर ही रहिए। अगर आप कोई भी शेल्टर नहीं पा पाते हैं तो आप लोग नीचे ग्राउंड पर बैठ जाइए। अर्थक्वेक्स। अर्थ के सरफेस में जो सडन डिस्टर्बेंस होती है, जो अर्थ के क्रस्ट में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। वाइब्रेशंस और शेकिंग को भी हम लोग अर्थक्वेक के नेम से जानते हैं। अगर हम लोग अदर वर्ड्स में देखें तो जो सडन मूवमेंट्स होते हैं अर्थ के क्रस्ट में, उसकी वजह से जो वाइब्रेशंस और शेकिंग होती है हमारे ग्राउंड में, उसे हम लोग एक अर्थक्वेक कहते हैं। जो हमारी एनर्जी अर्थक्वेक की वजह से रिलीज़ होती है वो एक वेव के फॉर्म में ग्राउंड में ट्रैवल करती है। कुछ वेव्स हमारे ग्राउंड को अप एंड डाउन भी बना सकती हैं और कुछ वेव ऐसी होती हैं जो कि हमारे ग्राउंड को वाइब्रेट करती हैं।
अलग अलग टाइप की वेव्स अलग अलग स्पीड में आती हैं। जो अर्थक्वेक की वजह से जो वेव्स जनरेट होती हैं हम लोग उन्हें सेस्मिक वेव्स कहते हैं। और यही वेव्स को एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं, सिस्मोग्राफ या फिर हम लोग सिस्मोमीटर कहते हैं उसे। अर्थक्वेक की वेव्स की जो रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग सिस्मोग्राफ यूज़ करते हैं उसे हम लोग सिस्मोग्राम भी कहते हैं। जो साइंटिस्ट होते हैं वो जो सेस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ते हैं उसे हम लोग सेस्मोलॉजी कहते हैं। और जो साइंटिस्ट सिस्मोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें हम लोग सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। जो मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी होता है अर्थक्वेक का, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी रिलीज़ हो रही है और जो सेस्मिक वेव्स है उनका कितना साइज़ है इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स होता है। जो फोर्स की स्ट्रेंथ होती है हम लोग उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। रिचर स्केल, हम लोग रिचर स्केल से मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी क्या है अर्थक्वेक की ये सब मेज़र करते हैं। और रिचर स्केल को डेवलप किया था चार्ल्स एफ रिचर ने, जो कि एक यूएस सिस्मोलॉजिस्ट थे 1935 के। जो मैग्नीट्यूड होता है और जो इंटेंसिटी होती है वो रिचर स्केल में 0 से 9 के बिटवीन में ही होता है। और रिचर स्केल एक लीनियर स्केल नहीं है, मतलब कि एक सीधी लाइन उसमें नहीं आती है, उसमें थोड़ी सी ऊपर नीचे लाइन आती है जैसे कि वेव्स होती हैं। मेन कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, शिफ्टिंग और टेक्टोनिक प्लेट्स। अर्थ का लिथोस्फेयर को हम लोगों ने 20 पार्ट्स में डिवाइड किया है जिसे हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स जो अर्थ के क्रस्ट का हॉट मैग्मा होता है उसके ऊपर ट्रैवल करती हैं। और जब ये प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर कोलाइड हो जाती हैं तो जो रॉक एंड होता है उन प्लेट्स का वो स्लिपरी हो जाते हैं। तो इसी की वजह से जो प्लेट्स होती हैं एक दूसरे के ऊपर लिटिल लिटिल शिफ्ट होने लग जाती हैं। जो कभी कभी तो जो रॉक्स होते हैं उसके जॉइंट में वो इंटरलॉक हो जाते हैं और वो स्टक हो जाते हैं। उसका रिज़ल्ट ये होता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है। बहुत सालों से हम लोगों ने ये देखा है कि जो प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे को पुश करती रहती हैं जब तक कि वो 2 पार्ट्स में ना डिवाइड हो जाएं। जो रॉक्स होते हैं वो क्रैक होते हैं और फिर शिफ्ट होते हैं, क्रैक होते हैं फिर शिफ्ट होते हैं। वो एक शॉक सेंड करते हैं वेव्स को जो कि एनर्जी रिलीज़ करता है हर एक डायरेक्शन में। जब ये वेव्स हम लोगों की अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाती हैं तो ये अर्थक्वेक में हो जाती हैं। जो अर्थक्वेक की वेव्स हैं वो जहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, मतलब जहाँ से बनती हैं, उसे हम लोग सेस्मिक फोकस कहते हैं। और सेस्मिक फोकस अर्थ के क्रस्ट के बीच में लाया करता है। और जहाँ पे फोकस होता है अगर हम लोग वहाँ से वर्टिकली देखें तो वहाँ पे एपिसेंटर होता है। जो एपिसेंटर होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक की इंटेंसिटी होती है। जो टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज़ होती हैं तो उसके ऊपर अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा लाया करता है। इसे हम लोग सेस्मिक या फिर फॉल्ट जोन भी कहते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी, वोल्केनिक एक्टिविटी एक अर्थक्वेक का ही मेन कॉज है और ऑलमोस्ट जितने भी वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं ये अर्थक्वेक की वजह से ही होते हैं। जो एक्सप्लोसिव वायलेंट गैसेस होती हैं एक वोल्केनिक इरप्शन में तो ऊपर आने की कोशिश करती हैं। अब जब वो ऊपर आती हैं तो हाई मैग्नीट्यूड के साथ ट्रीमर्स कॉज करती हैं। और ये जो हाई मैग्नीट्यूड के साथ ये जो कॉज हो रहा है ये डिपेंड करता है कि वोल्केनिक इरप्शन की इंटेंसिटी क्या है। इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, अब हम लोग देखेंगे कि अर्थक्वेक के इफ़ेक्ट्स क्या हैं। डिफॉर्म्ड ग्राउंड सरफेस, अर्थक्वेक की वजह से हमारी सरफेस में क्रैक आ जाएगा। डैमेज टू ह्यूमन स्ट्रक्चर्स, हम लोगों के बनाए हुए ब्रिजेस, डैम्स और इन सब में भी क्रैक्स आ जाएंगे और ये सब एकदम नष्ट हो जाएंगे। डैमेज टू टाउन्स एंड सिटीज़, हमारी टाउन्स एंड सिटीज़ एकदम डैमेज हो जाएंगे क्योंकि जब हाई डेंसिटी का अर्थक्वेक आएगा तो जो बिल्डिंग्स हैं और जो पॉपुलेशन है टाउन्स और सिटीज़ में उस पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। लॉस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ, अब जो अर्थक्वेक है उसकी वजह से जब बिल्डिंग्स हैं हम लोगों के ऊपर भी गिर सकती हैं और एनिमल्स के भी ऊपर गिर सकती हैं। डिवास्टिकेटिंग फायर्स, अर्थक्वेक की वजह से हमारे घरों में आग लग सकती है क्योंकि जो गैस सिलेंडर्स होते हैं वो ब्लास्ट हो जाएंगे। लैंडस्लाइड्स,
और लैंडस्लाइड आ जाएंगी, क्योंकि जब अर्थक्वेक आएगा तो उससे जो मिट्टी है वो भी खिसकेगी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रोटेक्शंस हम लोग ले सकते हैं जब अर्थक्वेक आता है। ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अर्थक्वेक आता है तो वहाँ पे हम लोगों को ब्रिक्स और कंक्रीट की जगह टिम्बर के हाउसेस बनाने चाहिए, और जो रूफ्स होती हैं घरों की उसको बहुत ही ज़्यादा लाइट बनाना चाहिए जितना कि पॉसिबल है। आप लोग जानते हैं कि जापान में बहुत ही ज़्यादा अर्थक्वेक आता है तो वहाँ पे इसीलिए टिम्बर के हाउसेस ज़्यादा फेमस हैं। जो बिल्डिंग्स होती हैं वो अर्थक्वेक से सेफ़ होनी चाहिए। कैसे? हम लोग अपने घरों में भारी फर्नीचर्स लगवा लेते हैं, वो हमारे ऊपर गिर सकते हैं। जब अर्थक्वेक आएगा तो आपके घर में सिलेंडर भी ब्लास्ट हो सकता है, तो उससे बचने के लिए आप लोग फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को भी रख लीजिए। अगर आप एक अर्थक्वेक में फंस जाते हो तो आप लोग क्या क्या स्टेप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एक होम या फिर बिल्डिंग में ट्रैप हो गए हैं तो आप लोग एक टेबल के नीचे जाके बैठ सकते हैं, जिससे आपका हेड बचा रहेगा। और आप लोग विंडोज़ के पास मत जाइए, हैंगिंग पॉट्स के पास मत जाइए, फैंस के पास मत जाइए, मिरर्स के पास मत जाइए। अगर आप एक बिल्डिंग में रहते हैं या फिर आप लोग स्कूल में हैं तो आप लोग सीधा ओपन एरियाज़ में चले जाइए। अगर आप घर के बाहर हैं तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग्स या फिर ट्रीज़, साइन बोर्ड्स, पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स या फिर इलेक्ट्रिक वायर्स के पास मत जाइए। अगर आप कार के अंदर बैठे या फिर बस के अंदर बैठे तो जल्दी से कार से उतर के आप लोग कहीं ओपन एरियाज़ में चले जाइए। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको आंसर दे दूँगी। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। इस चैप्टर का मैंने पार्ट 1 वीडियो भी बनाया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।